बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। मैं आपका अपना हिमांशु गुप्ता लेके आ चुका हूँ एक और सेशन। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स हम डिस्कस कर रहे थे। ये रेडिकल्स क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है केमिस्ट्री में, इसके बारे में सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो सेशन। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो चैनल भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है आपको 100% लाइव इंटरेक्शन क्लासेस। और अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो कहाँ जाना है आपको, www.siflearn.com पर, और फटाफट से वहाँ पर डेमो सेशन भी बुक कर लेना है, क्योंकि डेमो सेशन बुक करने के बाद आपको फ्री डेमो मिलेगा और वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि स्विफ्टलर्न पढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे कुछ की फीचर्स आप यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पर्सनलाइज अटेंशन आपको देखने को मिलेगा। एक बैच में 6 स्टूडेंट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कन्फाइंड स्पेस रहने वाला है और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, है ना। इफेक्टिव स्टडी होने वाली है। डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम आपके साथ मौजूद रहेगी, आपके सारे के सारे डाउट सोल्व करने के लिए। सारा सिलेबस हम आपको कवर करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। और कुछ की फीचर्स आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डिटेल प्रोग्रेस रिपोर्ट है, स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज है, जहाँ पर आप नेशनल लेवल अपना स्कोर देख सकते हैं। साथ ही साथ अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट हैं, जितने दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं है, बस आप देते रहिए बस टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट जैसे स्कूल्स में होते हैं वैसे सब्जेक्टिव टेस्ट हम भी आपके लेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी टाइम टू टाइम होती रहे। तो भाई ये काम तो करना ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आपको सारी नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना है, क्योंकि कभी भी त्रिस्का मैम का हुआ, यशिका मैम का हुआ, मेरा सेशन हुआ, कभी भी स्विफ्टलर्न का सेशन होगा तो आपके फ़ोन पर या लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाने वाला है। ठीक है, और साथ ही साथ आज हम डिस्कस कर रहे हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड रेडिकल्स का सेकंड सेशन, जिसमें हम मेन बात किसकी करेंगे, रेडिकल्स होते क्या एक्चुअली में, वैलेंसी क्या होती है, और ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और ये वैलेंसी कैसे वेरी करती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इसके बारे में भी जानने वाले हैं। तो बड़ा ही मज़ेदार सेशन होने वाला है, बिल्कुल तैयार रखिए। सीट की पेटी बांध लीजिए, सीट की पेटी बांध लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ये रेडिकल्स एक्चुअली में होते क्या हैं, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए और ये चैप्टर थोड़ा सा, ये वाला सेशन थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, देखो एक कहानी बताते हैं फिर से, जो हमें हमेशा बताता हूँ जब भी कंपाउंड बनते हैं। देखो सोडियम का हम एटॉमिक नंबर बात करते हैं 11 होता है ना, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, राइट। तो सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे हम उसकी, 2,8,1, क्योंकि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, और दूसरे वाले शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और तीसरी वाली शेल में भी वैसे तो 18 आ सकते हैं, लेकिन आप 8 भी डाल देंगे तो वो भी स्टेबल कन्फिग्रेशन मानी जाती है। ठीक है, तो 11 है तो 11 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2,8,1, और क्लोरीन है 17, सो आई कैन राइट 2,8,7। अब सोडियम क्या चाहता है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सोडियम चाहता है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे स्टेबल होने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही डोनेट करता है तो क्या बन जाता है, Na+ +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है ना। अब क्लोरीन ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वो चाहता है स्टेबल होना, 2,8,8 होना, सो डैट विल बी Cl-1। आप देख रहे हो जो पहले आपके पास एलिमेंट थे उनके ऊपर आप क्या आ चुका है, चार्जेस आ चुके हैं। तो ये जो चार्जेस होते हैं हम कैटेगरी में डालते हैं, किसकी कैटेगरी में, रेडिकल्स की कैटेगरी में डालते हैं, यानी जिन एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज होता है उन्हें हम रेडिकल्स बोलते हैं। और रेडिकल्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन जिस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, और एक हमारे पास होता है एनायन जिस पर हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बिल्कुल होने वाला है। सो कैटायन के ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज और एनायन के ऊपर क्या होने वाला है, आपका नेगेटिव चार्ज होने वाला है। ये क्लियर होती है, थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, और चलते हैं फ्री रेडिकल्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो फ्री रेडिकल्स हम बोलते हैं कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अ फ्री रेडिकल इज टर्म टू द मोलिकुलर काइंड विच कंटेन एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी उस पर कोई चार्ज होगा और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी होता है। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कितने तरीके के होते हैं, एक होते हैं एसिड रेडिकल्स, एक होते हैं बेसिक रेडिकल्स। एसिड रेडिकल्स मतलब जिन पर क्या होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। एसिड रेडिकल हैव नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर एसिड रेडिकल्स हैव नेगेटिव चार्ज एंड आर कॉल्ड एनायंस। ठीक है, एनायंस जब भी हम बात करेंगे ना, एनायंस या कैटायंस, एनायन होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज और कैटायंस आपके क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव बोलिया, ये हमारा क्या होता है, अमोनियम आयन होता है। क्या है ये, अमोनियम आयन, और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये अमोनियम एनायन तो है, ये कौन सी कैटेगरी में आएगा आपका, ये आएगा आपका कैटायन की कैटेगरी में, क्योंकि इस पर कैसा चार्ज है आपका, पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैंने बोला Cl नेगेटिव या NO3 नेगेटिव नाइट्रेट जिसे आप बोलते हैं, तो इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है,
तो आप इसे कैसी कैटेगरी में डालेंगे, आप इसे एनायन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्लियर होती है बात कैटायन एनायन की। तो टाइप्स ऑफ रेडिकल अगर आपसे कोई पूछे तो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन, एक आपके पास होगा एनायन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेडिकल जैसे हम बता भी रहे थे, रेडिकल जब बनते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट या एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो कैटायन बनेगा और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा वो आपका एनायन बन के निकल जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास क्लोरीन के फ्री रेडिकल हम बात करते हैं, है ना। क्लोरीन के फ्री रेडिकल बात करें, Cl2 है आपके पास, तो Cl2 को आपने सेपरेट कर दिया। सो क्लोरीन के फ्री रेडिकल क्या बन गए, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, सो क्लोरीन को Cl2 को सेपरेट करने के बाद आपके पास बनता है क्लोरीन एंड क्लोरीन। तो ये भी हम क्या बोल देते हैं, ये भी आपके फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही आएंगे। तो डेफिनेशन हम क्या करें भाई, रेडिकल की डेफिनेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हो। सो रेडिकल इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट बिहेव एज अ सिंगल यूनिट विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। उस पर हो सकता है पॉजिटिव चार्ज या उस पर नेगेटिव चार्ज ही हो सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस वी नीड टू नो दैट ईच एटम कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो अगर मैं सोडियम की भी बात करता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो बेटा प्रोटॉन कितने होंगे उसमें, प्रोटॉन भी आपके 11 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन भी आपके बिल्कुल 11 होने वाले हैं। तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11 इनिशियल कंडीशन पर। That means it has the same amount of negative charge and the positive charge which cancel out each other and that's why an atom does not contain any charge। तो एटम के पास कोई भी इनिशियली कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर होंगे। अब as we discussed that atoms have electrons and protons in them which are positively or negative charge। प्रोटॉन्स आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। और कहा यह जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन मस्त चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के, राइट। अब जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, सो व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और गेन्स एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिवली और नेगेटिव चार्ज। जैसे मैंने आपको बताया भी था, इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट होता है तो उसके ऊपर खुद पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तो उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आती है आयंस की बात। ठीक है, आयंस जैसे मैंने आपको बताया था, आयंस होते हैं कैटायंस एंड एनायन। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करके जो आपके पास चीजें आती हैं, रेडिकल्स आते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आयंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स फॉर्म बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आयंस। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, व्हेन एन एटम्स गेन एन इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एटम कोई क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। सो व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो क्या फॉर्म कर लिए हैं, वो एनायन फॉर्म कर लिए हैं। और अगर मैं बात करूं कैटायन के केस में, व्हेन इलेक्ट्रॉन लूजेस एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। जब एक एटम जो होता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, इसका मतलब वो कैटायन में कन्वर्ट हो चुका है। तो डू यू नो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी गिवन रिसीव्ड इज फिक्स्ड। आपको पता है कि भाई कितने नंबर इलेक्ट्रॉन आप दे सकते हो, कितने नंबर आप ले सकते हो, ये फिक्स्ड होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे किसका, वैलेंसी का। तो फिर से हम अपना ब्लैक बोर्ड खोल के आपको थोड़ा सा समझा देते हैं वैलेंसी के बारे में भी, जैसे हमने आयंस आपको बताए थे। देखिए फिर से चलते हैं सोडियम बाबा के पास। सोडियम ने बोला मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन से और आई कैन राइट इट एज 2,8,1। अब सोडियम की चाहत क्या है, तो आपको ये ध्यान देना चाहत क्या होती है हर एक एटम की। सोडियम चाहता है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो जो भी कोई जिसकी चाहत होती है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी इसकी 1 हो गई। तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ वैलेंसी को, मैं बोल सकता हूँ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, हाँ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक्सेप्ट की भी बोलेंगे वो भी सही है। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स in order to achieve a stable configuration। अगर आपको एक स्टेबल कन्फिग्रेशन चाहिए और उसके लिए अगर आप इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब चलिए बात करते हैं क्लोरीन की। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्लोरीन इज 17, सो आई कैन राइट इट एज 2,8,7। अब इसकी चाहत क्या है, इसकी चाहत 7 इलेक्ट्रॉन देना नहीं है, क्योंकि ध्यान रखिएगा 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आप ना दे सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ना आप ले सकते हैं। तो ये कहता है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन आप दे दीजिए। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, इसकी वैलेंसी भी बेटा 1 हो चुकी है। सो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट
और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इज नोन एज वैलेंसी। तो सोडियम की वैलेंसी 1 है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 है। बस बात यह है सोडियम चाहता है इलेक्ट्रॉन को देना, क्लोरीन चाहता है इलेक्ट्रॉन को लेना, एक एक, और उसके बाद ये बना लेते हैं बॉन्ड, दैट इज NaCl। क्लियर होती है मेरी बात? चलो जैसे एल्यूमिनियम की भी बात कर लेते हैं। एल्यूमिनियम का होता है 3+, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है एल्यूमिनियम का 13। एल्यूमिनियम इज हैविंग एटॉमिक नंबर एज 13, सो आई कैन राइट इट एज 2,8,3। सो एल्यूमिनियम वांट्स टू डोनेट 3 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम क्या चाहता है? 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, इसी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो चुकी है? 3। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई। आई मेरी बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन एन एटम पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, वही आपकी वैलेंसी भी डिटरमाइन कर देगी। +1 होगा तो वैलेंसी 1 हो गई, +2 होगा तो वैलेंसी 2 हो गई, -1 होगा तो वैलेंसी 1 हो गई, -2 होगा तो वैलेंसी 2 हो चुकी है। सो द रीजन वाई हाइड्रोजन एग्जिस्ट S2, इट इज बिकॉज सिंगल हाइड्रोजन एटम हैज वैलेंसी ऑफ 1। वैलेंसी 1 है ना, इसी वजह से वो जुड़ सके हैं। S2 क्यों बना? एक हाइड्रोजन चाहता है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लूँ, दूसरा भी यही चाहता है। अब दोनों क्या करते हैं? आपस में मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं। चलिए जैसे एक हाइड्रोजन ये रहा और ये 2 हाइड्रोजन आपस में जुड़ने के बाद एक मॉलिक्यूल बना लेंगे, H2 जिसे आप बोलते हैं, हाइड्रोजन गैस जिसे आप बोलते हैं। तो वैलेंसी को हम कैसे डिफाइन करें? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट कैन कंबाइन विद और रिप्लेस 1 एटम ऑफ द एलिमेंट। यानी कितने हाइड्रोजन एटम उससे अटैच हो सकते हैं एक बारी में, वो उसकी वैलेंसी ही डिटरमाइन करेगी। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की 1 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, कार्बन की 4 होती है, ऐसी सबकी कुछ ना कुछ वैलेंसी होती है। ध्यान रखिएगा नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होगी, क्योंकि वो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाते, ना वो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो जितने भी नोबल गैसेस की जब भी हम बात करेंगे तो उनकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। सर ये नोबल गैस क्या होती है? बेटा जिनका आउटर मोस्ट ऑक्टेट जो होता है या आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो फिल्ड होता है, कंप्लीटली फिल्ड होता है। जैसे कि हम बताएं आपको, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ज़ेनॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये सारी क्या हैं आपकी नोबल गैसेस। और हीलियम तो आपकी 2,1 आ जाएगा, हीलियम आपका नहीं होगा। अच्छा हीलियम की बात कर लेते हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। अच्छा ये भी हमारा नोबल गैस होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है तो पहली शेल बिल्कुल फिल हो चुकी है। सो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, ये सारी क्या है आपकी नोबल गैस होने वाली है। क्लियर होता है? तो ध्यान रखिएगा हीलियम भी एक नोबल गैस है। चलिए सो द वैलेंसी ऑफ एनी एलिमेंट इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट यूज्ड टू कंबाइन। भाई कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं कंबाइन होने के लिए, सो वो डिटरमाइन करेंगे उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी यानी कि उसकी वैलेंसी को। सो इन एटम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी यूज्ड टू कंबाइन विद अदर एटम्स। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो इसे भी एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से जब हम समझते हैं थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाती है। और हिमांशु सर तो एग्जाम्पल से ना समझाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, आप सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं, मैग्नीशियम का ले लेते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12। सो आई कैन राइट इट एज 2,8,2। अभी क्या चाहता है मैग्नीशियम चाहता है मैं 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दूं। अब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई आपकी 2। अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन की ओर बात कर देते हैं। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? बताओ आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 हो गए। तो हम क्या बोल सकते हैं इस वाले केस के लिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपकी वैलेंसी के बराबर है मैग्नीशियम के केस में। चलिए एक और ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। सो आई कैन राइट इट एज 2,6। अब ये क्या चाहता है? ये चाहता है ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से भी मिल जाए। 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई आपकी 2, क्योंकि टेंडेंसी टू एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उसकी वैलेंसी होती है। वैलेंसी तो 2 हो गई। लेकिन अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कितने हैं, तो आप 2 थोड़ी बोलेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आखिरी वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। तो ध्यान रखिएगा एक बात, मेटल्स के केस में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन नॉन मेटल्स के केस में अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, वैलेंसी 2 कैसे निकल के आई? जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसे 8 में से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगी? वैलेंसी आ जाएगी। ध्यान रखिएगा मेटल के केस में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी होती है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल की बात करूं, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे 8 में से माइनस करके आप उसकी वैलेंसी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ द वैलेंसीज ऑफ रेडिकल्स, रेडिकल्स की भी वैलेंसी आप निकाल सकते हो। रेडिकल्स जैसे अमोनियम हमने बात करा, NH4 पॉजिटिव, ये रेडिकल्स होते हैं क्योंकि इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। SO4 2 नेगेटिव, ये भी रेडिकल है। OH नेगेटिव, ये भी रेडिकल है। अब यहाँ पर NH4 पॉजिटिव, इस पर चार्ज देखो कितना है, 1 है ना, तो इसका कितना हो गया वैलेंसी 1। OH नेगेटिव चार्ज कितना है 1, तो इस पर 1। SO4 2 नेगेटिव, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई आपकी 2 वैलेंसी होगी। सो जितना रेडिकल्स के ऊपर चार्ज होता है उतनी उसकी वैलेंसी होने वाली है, ठीक है। सो द कंबाइनिंग ऑफ NH4 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, तो NH4 पॉजिटिव हैज वैलेंसी ऑफ 1, SO4 2 नेगेटिव हैज वैलेंसी ऑफ 2, तो आप इसे बना भी सकते हैं NH4 होल टू SO4। ये कैसे बनता है ये भी बता देता हूँ। अब मान लीजिए आपको एक फॉर्मूला बनाना है, एग्जाम में आ गया कि अमोनियम सल्फेट बना के दिखाइए। क्या बनाना है आपको, अमोनियम सल्फेट। चलिए अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। अमोनियम सल्फेट हमें बनाना है। तो बेटा अमोनियम जो रेडिकल होता है उसे हम कैसे लिखते हैं NH4, और चार्ज कितना है +1, और सल्फेट क्या होता है SO4 -2। तो ये वाला चार्ज इसे दे दो और ये वाला चार्ज इसे दे दो, तो क्या बन जाएगा ये NH4 होल ट्वाइस SO4। तो ये आपका क्या बन गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट आपका ये बनके तैयार हो चुका है। तो कुछ इस तरह से रेडिकल्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो अगर और भी बातें बताई जाए, अनलेस इट कंबाइंस इट हैज अ चार्ज, जब तक कंबाइन नहीं होते तो उन पर चार्ज आएगा। जैसे Na के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, Cl के ऊपर -1 रहेगा जब तक कंबाइन नहीं हो, लेकिन जैसे ही कंबाइन हुआ चार्ज गायब, क्योंकि वो फ्री रेडिकल जो थे अब स्टेबल हो चुके हैं। टू बिकम स्टेबल इट मस्ट कंबाइन एंड बिकम न्यूट्रल इन चार्ज। तो स्टेबल होने के लिए हर एक कोई एलिमेंट चाहता है, हर एक कोई एलिमेंट का रेडिकल चाहता है एक दूसरे के साथ कंबाइन होना, और अगर एक बार कंबाइन हो गए तो इसका मतलब ये है कि उसका फ्री रेडिकल अब स्टेबल हो चुका है। लेट्स स्टडी वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट की मैं बात कर देता हूँ, इसे ध्यान भी रखना। हाइड्रोजन की बात करें, चलिए देखिए हाइड्रोजन की बात करें वैलेंसी होगी 1। अमोनियम एक रेडिकल है, अमोनियम की बात करें तो वैलेंसी होगी 1। Mg की बात करें, मैग्नीशियम का मैंने आपको बताई दी था, वैलेंसी 2 होती है। Fe की आपकी 2 होती है। Fe अब अच्छा, अब देखो ये वेरिएबल वैलेंसी का केस आ जाता है। वेरिएबल वैलेंसी मतलब क्या होता है, एक ही एलिमेंट की दो वैलेंसी। आयरन की 2 वैलेंसी भी होती है, आयरन की 3 वैलेंसी भी होती है। Fe+2 अगर होता है उसे हम बोलते हैं फेरस, ध्यान रखिएगा। Fe+2 होगा Fe फेरस बोलेंगे, और Fe+3 होगा तो उसे हम बोलते हैं फेरिक। फेरिक ऑक्साइड में Fe की वैलेंसी 3 होगी और फेरस ऑक्साइड में Fe की वैलेंसी 2 होने वाली है। तो कुछ इस तरह से सब एलिमेंट की अलग अलग वैलेंसी होती है, और वैलेंसी के हिसाब से वो एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन भी करते हैं। अब वेरिएंट वैलेंसी, जैसे मैं आपको बता भी रहा था, सर्टेन एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी, एक से ज़्यादा वैलेंसी। जैसे आयरन के केस में कहीं आपको फेरस यूज़ करना पड़ता है, कहीं आपको फेरिक यूज़ करना पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं आयरन की या कॉपर की, आयरन सेकंड जो होता है 2 वैलेंसी होती है तो फेरस लगाओगे। आयरन अगर 3 वैलेंसी हो जाएगी तो क्या लगाओगे, +3 लगाओगे, यानी फेरिक लगाओगे। कॉपर में अगर 1 वैलेंसी होती है तो क्यूप्रस यूज़ करोगे, ज़्यादा वैलेंसी क्यूप्रिक हो गया, क्यूप्रिक मतलब 2 वैलेंसी उसकी हो गई। तो कॉपर के केस में कुछ अलग बातें चल रही हैं और फेरस के केस में अलग बातें, यानी कम वाले को फेरस, कम वाले को अस दे दो, यानी फेरस हो गया, क्यूप्रस हो गया, और ज़्यादा वाले को क्यूप्रिक और फेरिक दे दो, आइक दे दो, आइक। समझ में आ रही मेरी बात। तो वेरिएंट वैलेंसी जब होती है, कम वाले को OUS सफिक्स लगाओगे और ज़्यादा वाले के लिए IC आप सफिक्स लगाने वाले हैं। सो अदर एलिमेंट डेट है वेरिएंट वैलेंसी, जैसे टिन हो गया, लेड हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। MCQ में पूछा जा सकता है कि अदर देन आयरन एंड कॉपर विच अदर एलिमेंट्स आर हैविंग वेरिएंट वैलेंसी, टिन, लेड, सल्फर एंड फॉस्फोरस। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, वैलेंसी के बारे में देख लिया। चलिए अब एटॉमिक नंबर के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी हम एटॉमिक नंबर के बारे में बात करते हैं तो बोला जाता है एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं एक एटम के अंदर, तो वही उसका एटॉमिक नंबर भी होता है, और यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। एंड ऑल द एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट हैव द सेम। अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा, चाहे लंदन चले जाओ चाहे इंडिया में बात करें, क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी उसके 17 ही होने वाले हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, तो उनके प्रोटॉन्स भी अलग होंगे क्योंकि उनका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी उसका अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा कोई भी एलिमेंट होता है तो नीचे हमेशा उसका एटॉमिक नंबर आता है, ऊपर हमेशा क्या आता है, उसका मास नंबर आता है।
So all carbon atoms have the atomic number of 6 whereas the all atoms of oxygen has 8 protons. तो ध्यान रखिएगा अलग अलग एलिमेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग होंगे, सेम एलिमेंट तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उसके अलग होने वाले हैं। चलिए अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। तो इसको जब भी मैं समझाता हूँ आप राशन की दुकान पे जाते हैं, राशन की दुकान पे जाने के बाद बोलते हैं भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो। अब भैया 1 किलो चीनी लाने के लिए ऐसा थोड़ी करते हैं कि चीनी आटा वाटा सब मिक्स कर रखा है और उसमें से छांट रहे हैं, चीनी निकाल के आपके लिए लिया है। वो क्या करते हैं अलग अलग सबकी शेल्फ बना के रखते हैं या अलग अलग उसका स्पेस बना के रखते हैं कि चीनी इधर रखी है, आटा इधर रखा है और मेरी दालें इधर रखी हैं। तो इसका मतलब आपको एलिमेंट्स को भी अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अरेंजमेंट करते हो तो उन्हें पढ़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो पीरियोडिक टेबल क्या कहती है कि मैं सारे एलिमेंट्स का एक ऐसा अरेंजमेंट करूंगी जिसमें आप एलिमेंट्स को आसानी से पढ़ सकते हो। सो पीरियोडिक टेबल इज एन अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स known to men in accordance with their increasing atomic number। increasing atomic number के हिसाब से आप केमिकल प्रॉपर्टीज को सेग्रीगेट करते हैं, आप केमिकल प्रॉपर्टीज को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। और जैसे हम बात करते हैं एक पीरियोडिक टेबल कैसी दिखती है, तो कुछ इस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से है, सारे एलिमेंट्स अलग अलग जगह लेके बैठे हुए हैं। ध्यान रखिएगा पूरी पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में बटी होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ये आप हायर क्लास में बिल्कुल पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी ध्यान रखिए मेटल्स जो आपको दिखते हैं, जनरली मेटल जो हमारे होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड पर सारे मेटल्स होते हैं और आपके जो राइट हैंड साइड पर होते हैं वो सारे नॉन मेटल्स होते हैं जनरली, और बीच में जो होता है वो मेटलॉइड्स होते हैं जो आपको लाइट ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। गॉट इट? अच्छा, तो पीरियोडिक टेबल ऑल्सो नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं। एक टैबुलर डिस्प्ले है जहां पर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपने एलिमेंट्स को अरेंज करा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। सो पहला ग्रुप, इसमें देखो पूरी पीरियोडिक टेबल जो होती है कुछ ग्रुप्स और पीरियड में बटी होती है। कितने ग्रुप्स होते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये भी ग्रुप बेटा होते हैं इसमें 18 ग्रुप यानी 18 ग्रुप होते हैं। और अगर मैं पीरियड्स की बात करूं कितने पीरियड्स होते हैं, सो इट कंप्राइज ऑफ 7 पीरियड, 7 पीरियड 18 ग्रुप इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा, आप पूछोगे सर ये +1 +2 ये +3 क्या दिया हुआ है, ये बेटा उनकी वैलेंसी दी हुई है। +1 पहले वाले ग्रुप, ये पहला ग्रुप होता है, दूसरा होता है बीच वाले, हम यहाँ पर जनरली अभी नहीं पढ़ेंगे, हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। ये आपका 13th ग्रुप, ये आपका 14th ग्रुप, ये 15th, ये 16th, फिर 17th, फिर 18th ग्रुप आ जाता है, ठीक है। +1 जहां पर भी आपको दिखेगा उसमें सारे मेटल्स होंगे, और ये जो 14 आ रहा है 0 जहां लिखा है ये मेटलॉइड्स हैं, और माइनस 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 जहां आ रहा है वो आपके नॉन मेटल्स हैं, और लास्ट का आपका होता है नोबल गैस का ग्रुप। क्लियर होती है मेरी बात? तो हर ग्रुप की अलग अलग वैलेंसी होती है और उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भी होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखिएगा जितना ग्रुप नंबर होगा उतना ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने वाला है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मान लीजिए मैंने बात करी सेकंड ग्रुप की, तो सेकंड ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सारे एलिमेंट के? 2-2, क्योंकि सेकंड ग्रुप में है ना। 13th ग्रुप में जाओगे तो थोड़ा सा चेंज है, 13th ग्रुप में जाओगे तो वहां पर कितने मिलेंगे आपको? 3, 14th में 4, 15th में 5, और 16th में बात करें तो 6 मिलेंगे, 17th में 7, 18 में 8। तो ग्रुप नंबर के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा। सो ग्रुप नंबर इज ऑलवेज सेम एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हैं ग्रुप नंबर इज 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जहां 18th ग्रुप की बात करें तो वहां पर 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हम बात करते हैं ग्रुप नंबर हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब ये वैलेंसी के कैसे बराबर हो सकता है? मेटल्स के लिए वैलेंसी के लिए बराबर होता है, लेकिन अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो वहां पर 8 में से माइनस करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, और आपके पास आ जाएगी क्या? वैलेंसी, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फाउंड इन द आउटर मोस्ट शेल आर जनरली नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बता दिया। एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज डिटरमाइन द वैलेंसी ऑफ एन एटम। भाई जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 हैं तो वैलेंसी 1 होगी, क्योंकि 7 हैं, एक लेना चाहता है स्टेबल कन्फिग्रेशन करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी हो गई है 1। तो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही आपके डिसाइड करते हैं कितनी उसकी वैलेंसी होने वाली है। सो द वैलेंसीज ऑफ द एलिमेंट बिलोंगिंग टू द एस ब्लॉक, मैंने आपको बताया ना पहले जो 2 ग्रुप होते हैं वो एस ब्लॉक होते हैं। पी ब्लॉक आपका कहाँ आता है? नॉन मेटल्स वाला ग्रुप जो होता है। पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर जनरली कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो पी ब्लॉक के लिए यानी नॉन मेटल्स के लिए आपको 8 में से माइनस करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, और जो आपके एस ब्लॉक है यानी मेटल्स हैं उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी वैलेंसी भी होती है।
और द डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में थोड़ा सा डीप हो जाता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी वैलेंसी इज डिटरमाइंड नॉट ओनली ऑन द बेस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बट ऑल्सो ऑन डी एंड एफ ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। हाउएवर द जनरल वैलेंसी ऑफ दीज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर 2 and 3, जनरल वैलेंसी इनकी 2 और 3 के बीच में ही लाई करती है। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पर क्लियर होता होगा। लेकिन अब एक और बात है कि ट्रेंड क्या है। ट्रेंड मतलब कि वैलेंसी इंक्रीज या डिक्रीज करती है, जब आप ग्रुप में जाते हो, पीरियड में मूव करोगे तो वैलेंसी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो उसके बारे में अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें करते हैं और ये लास्ट है, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। और बेटा आपके जितने भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन की, यहाँ पर देखो आप देख सकते हो, यहाँ पर +1 +2 +1 +2 और यहाँ पर आप देख सकते हैं वैलेंसी मेरी इंक्रीज करती है, फिर मेरी डिक्रीज करती है, पहले इंक्रीज करी फिर डिक्रीज करी। तो वैलेंसी की अगर हम बात करें पीरियड में जब जाएंगे आप, तो पहले इंक्रीज करेगी फिर डिक्रीज करेगी, और ग्रुप में वैलेंसी हमेशा सेम रहती है क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही सेम रहते हैं। क्लियर होती है मेरी बात? चलो, कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए बड़ा ही सरल सा मेथड है। देखो एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और अगर मैं मास नंबर की बात करूं, दैट इज एटॉमिक मास नंबर की बात करें तो उसमें प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन होते हैं। अब अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो एटॉमिक मास में से प्रोटॉन्स को माइनस कर दो, यानी एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल एन एटम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 9 एंड अ मास नंबर ऑफ 19। देखो एटॉमिक नंबर कितना है 9, तो बेटा एटॉमिक नंबर 9 है तो प्रोटॉन कितने हो गए उसमें 9 हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए वो भी 9 हो गए, और मास नंबर कितना है 19 हो गया। अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो क्या करना पड़ेगा, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए उसके, न्यूट्रॉन उसका आ गया 10। सो डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स कितने हो गए 9 हो गए, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 10 हो गए, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 9 हो गए। तो कुछ इस तरह से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आप आराम से उन्हें सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने जो सॉल्यूशन उसका कर लिया उसको बस एक्सप्लेन कर रखा है। भाई नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब भी निकालोगे तो एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो और आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिल्कुल आ जाने वाले हैं। लास्ट हमारा लास्ट एंड नॉट द लीस्ट भाई 18th ग्रुप, जिसे हम बोलते हैं जीरो ग्रुप भी, क्योंकि नोबल गैसेज का ग्रुप है और ये स्टेबल गैसेज होती हैं, किसी के साथ बॉन्ड ही बनाना नहीं चाहती। सो दीज गैसेज आर स्टेबल एंड डू नॉट नीड टू कंबाइन विद एनीवन टू एग्जिस्ट। भाई किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहती, वो कहती हैं हम तो स्टेबल हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड सेशन था हमने यहाँ पर आज कंप्लीट करा, और हमने क्या क्या बातें कर ली, पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें कर ली, फ्री रेडिकल्स के बारे में बातें कर ली। पीरियोडिक टेबल को अगर हम डिफाइन कर सकते हैं तो आराम से डिफाइन कर सकते हैं, एक अरेंजमेंट है जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है और जिससे उनकी स्टडी भी थोड़ी सी ईजी हो जाए। तो आज की क्लास में भरपूर मात्रा में हमने डिस्कशन करा रेडिकल्स का, वैलेंसी का, और पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी ट्रेंड कैसे करती है, कैसे चेंज करती है। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, बिल्कुल हम ऐसे ही सेशन लेके आपके लिए आते रहेंगे। और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब सब्सक्राइब करोगे जब तो आपको सारे सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलने वाले हैं। समझ रहे हो मेरी बात? चलिए आज इतना ही रखते हैं, हिमांशु सर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और बातें करेंगे बहुत सारी। बाय, टाटा, टेक केयर।